जी, मुंबई नॉर्थ आपकी सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछली बार भी बहुत भारी जीत हुई थी। क्या पिछले बार के मार्जिन को बीट कर पाएंगे आप? ये तो जनता जनार्दन ही तय करती है क्या बीट कर पाएंगे क्या नहीं। पर अभी तक जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो समर्थन जमीन पे मुझे मिला है, जहां जहां मैं गया हूं मैंने देखा है, झुग्गी झोपड़ी हो, कोई समाज हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा पूरे प्रदेश में, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्षेत्र में मेरे को क्षेत्र नहीं दिखा, लोग नहीं मिले जिनका रत्ती भर भी मैंने नेगेटिविटी देखी हो। जी। समाज का हर वर्ग आज मोदी जी के साथ जाना चाहता है। ये वोट तो मोदी जी के लिए आशीर्वाद के रूप में उत्तर मुंबई के लोग देंगे। मोदी जी की गारंटी और मेरा दृढ़ संकल्प कि मुझे मोदी जी की गारंटी उत्तर मुंबई के लोगों के जीवन तक पहुंचानी है और उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाना है। ये मेरी निष्ठा, मुझे विश्वास है कि बहुत ही अच्छी तरीके से लोग उतरेंगे वोट डालने, पिछली बार से अधिक वोट डालेंगे और वो वोट मोदी जी के लिए डालेंगे। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं भूषण पाटिल, वो कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर हैं। थोड़ा मराठी वर्सेस गुजराती कलर भी देने की कोशिश जारी है। इन सब से कुछ फर्क पड़ेगा? ये आप पहली बार मुंबईकर होने के बाद आप अपने को कैसे देखते? ये जब कोई विषयहीन होता है, जिसके पास कोई विषय नहीं हो जी, कोई प्रिंसिपल, पॉलिसी, विजन नहीं हो जी, किसी के पास कोई फॉलोइंग नहीं हो और मुद्दा भी नहीं हो जी, तो वो इस प्रकार के मुद्दों पे उतर आते हैं। और मजेदार बात देखिए ना, हम सब मुंबई कर हैं, आप भी मुंबई कर हूं, मैं भी मुंबई कर। कभी अपने आपको दक्षिण मुंबई कर या उत्तर मुंबई कर बोला है क्या? आपके यहाँ इतने लोग हैं इस स्टूडियो में, मैं चाहूंगा आप सभी का एक पोल ले लीजिए। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा बोले कि मैं मध्य उत्तर मुंबई कर हूं या मैं उत्तर पूर्व मुंबई कर हूं, हम सब मुंबई कर हैं। हमें शान है, हमें गर्व है हमारे मुंबई कर होने का। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी शायद मुंबई को भी बांटना चाहते हैं। देश को तो बांटने की उनकी योजना है और नीति है ही, अब वो मुंबई को भी तोड़ना चाहते हैं हिस्सों में और हमारे मुंबई कर को भी एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसे ही पार्टी और ऐसे ही व्यक्ति इस प्रकार के वक्तव्य दे सकते हैं। वैसे हास्य की बात है क्योंकि वर्षा गायकवाड़ और मैं, हम दोनों सेम एरिया के हैं। मैं सायन का हूँ, वो धारावी की थी, सटे हुए हैं दोनों, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उन्होंने ये आउटसाइडर वाली बात कांग्रेस की अध्यक्षा के रूप में शुरू की और अब वो स्वयं धारावी छोड़ के बांद्रा सांता क्रूज में आ गए हैं लड़ने। पता नहीं वो अपने आप को वह इनसाइडर मानते हैं या आउटसाइडर। आदित्य ठाकरे जी बांद्रा में रहते हैं, आई थिंक, आई एम श्योर मुंबई कर सभी जानते हैं। अब वहां से छोड़ के वर्ली से एमएलए बने। अब पता नहीं वो वर्ली में आउटसाइडर है या इनसाइडर है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा हट के दूसरे मुद्दे पे आते हैं। मुंबई में बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी तुष्टीकरण की बात चल रही है। कोई कह रहा था कि हेमंत करकरे जी को जो है आरएसएस के कोई सिंपैथाइजर पुलिस वाले ने मारा, उसको कसब ने नहीं मारा। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ शर्म की बात है। एक हमारे सेना को तो छोड़ सकती है कांग्रेस। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी, ये जो एमवीए सो कॉल्ड महाविकास अघाड़ी है, इन सब ने कम से कम हमारे सेना बलों का तो मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। उनकी सैक्रिफाइस को तो नहीं बिलिटल करना चाहिए, ऊंचा बना देना चाहिए। आप देखिए, अब बाटला हाउस में भी यही किया था। इन्होंने कश्मीर में भी बार बार हमारे सेनानियों को एक प्रकार से बहुत ही नीचा दिखाया। वो स्टोन थ्रोअर्स उनके लिए अच्छे थे और जो सेना के ऊपर पत्थरबाजी होती थी वो उनको तकलीफ देती थी, इंडिया अलायंस के घटकों को। और अब जब बंद हो गया आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो उनको दिखता नहीं है कि कैसे बदलाव आया है लोगों के जीवन में जम्मू कश्मीर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस आज जब हेमंत करकरे जी के बलिदान को इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ती है, या तुकाराम जी के जो शहीद होके जिन्होंने कसब को पकड़ा, या जो मेहनत और दिन रात काम करके उज्जवल निकम जी ने टेररिस्ट को फांसी पे चढ़ाया, या हमारे जो सुरक्षा बलों ने बाकी 9 टेररिस्ट को गन डाउन करके मारा और 2 दिन तक मुंबई रैंसम पे था, वी वर ऑन एज।
जो हमारे सुरक्षा बलों ने मुंबई को बचाया, इन सब के सैक्रिफाइस को, और कितने सारे हमारे मित्र, मेरे स्वयं के मित्र उस 2008 के टेररिस्ट अटैक में अपने जान निछावर कर चुके हैं कि उनका जीवन चला गया इस अटैक में। ऐसे में इस प्रकार के बयान जब आते हैं कांग्रेस नेताओं से, तो मुझे लगता है कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, हर महाराष्ट्रन के साथ, हर मुंबईकर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जमीयत उलेमा ने भी कहा है कि फतवा जारी किया है कि मुसलमानों को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी को जो है वोट देना चाहिए। राज ठाकरे जो कि आपके संग जुड़े हुए हैं इस वक्त, उन्होंने कहा है कि मैं भी फतवा जारी करता हूं, हिंदुओं को सबको भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना और अजीत पवार जी को वोट देना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो राज ठाकरे जी कोई रिलीजियस लीडर नहीं है जी। ये तो उन्होंने गुस्से में, आक्रोश में ये बात कही कि ऐसे फतवा देने का किसी को अधिकार ही नहीं है। ये तो एक प्रकार से इट वाज अ रिएक्शन एंड अ काउंटर अटैक। जी। जो फतवा रिलीजियस ग्राउंड पे, धर्म के आधार पे, धर्म के गुरु देते हैं, उस फतवे का हम घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार का फतवा देके सामाजिक समरसता बिगड़ती है। और राज ठाकरे जी तो पॉलिटिकल लीडर है। पॉलिटिकल लीडर तो अपील करते हैं, पॉलिटिकल लीडर अपनी बात रख के लोगों का समर्थन, आशीर्वाद का अनुरोध करता है। ये तो गुस्से में उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। मैं समझता हूं इस प्रकार का फतवा देने का किसी मौला, मौलवी या किसी धर्मगुरु को अधिकार नहीं। क्या आपने कभी सुना है कोई भी और धर्म का कोई धर्मगुरु इस प्रकार का फतवा देते हुए, इस प्रकार का आदेश देते हुए कि सब लोग इन्हीं को वोट देंगे, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, या उनके जो भी धर्म की आस्था के ऊपर कोई प्रकार का आहत होगी? मैं समझता हूं कि धर्म और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये देश सेक्युलर है और सेक्युलर देश में धर्म की हम सबने अपने अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। राजनीतिक मैदान पर हम सबने राजनीतिक और ठोस मुद्दों पर राजनीति और चुनाव लड़ने चाहिए। एक सवाल और, आप वाणिज्य मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, आपने रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है। यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है श्रम रिहैबिलिटेशन का मुद्दा। इसको आप एक सेंट्रल लीडर होने के नाते, एक जहाँ आपने इतने बड़े काम रिफॉर्म्स किए, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? कैसे इसको टैकल करेंगे? क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए, मोदी की गारंटी आपने देखी होगी, हमारा संकल्प पत्र 2024 का, ये उसका एक छोटा सारांश है। इसमें पहला ही जो अध्याय है, गरीब परिवारों की सेवा, जी, उसी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है, उसमें स्पष्ट किया है कि स्लम भूमि पर स्लम पुनर्विकास के निर्माण को बढ़ाकर कम आय वाले परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाले घरों में पुनर्वासित करेंगे। यानी जहां स्लम है उधर ही इन सीटू रिहैबिलिटेट करके जो हमारे लो इनकम परिवार हैं, कम आमदनी वाले परिवार हैं, उनको एक अच्छा घर मिले, उनके बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके, ये हमारे गारंटी पत्र तक में हमने लिखी। तो मैं समझता हूं बड़ा स्पष्ट है कि हम तेज गति से देश भर में जितने स्लम्स हैं उनका पुनर्वास करना चाहते हैं। उनको उन्हीं की जगह पे जहां वो रहते हैं उसी जगह पर उनको पुनर्विकास करके नया घर, अच्छा घर मिले, ये हमारा संकल्प है। पीयूष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको चुनाव के लिए 20 तारीख को मतदान है, उसके बाद वापस हम लोग मिलेंगे, आपसे फिर पूछेंगे जो आपने प्रेडिक्शन आज किए हैं सही है कि नहीं चुनाव में सरकार बनने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी, नमस्कार।